हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। इस वीडियो में हम हिस्ट्री से एनसीईआरटी एमसीक्यूज कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 12th क्लास की हिस्ट्री से है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, केवीएस, सुपर टेट, यूपी टेट है, रीट या कोई भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम दे रहे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिए। हमने 5000 एमसीक्यूज की सीरीज शुरू की है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सभी एग्जाम की तैयारी यहाँ पे इस चैनल पर करवाई जाती है। 3 और हमारे चैनल है जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के बाद सेना के पुनर्गठन के संबंध में कौन सा कथन है जो असत्य है? आपसे सत्य वाला पूछा है, कौन सा सत्य नहीं है 1857 के बाद सेना के पुनर्गठन के संबंध में? ये देखिए, सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया था। बिल्कुल सही है। 1857 की क्रांति के बाद जो सेना थी उसमें भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का जो भाग था वो बढ़ा दिया था। मतलब भारतीयों की कंपैरिजन जो यूरोपीय थे सैनिक, उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ा कर दी गई थी। भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थानों पर केवल यूरोपीय सैनिकों को तैनात किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थान पर केवल यूरोपीय सैनिकों को तैनात किया गया था, बी भी बिल्कुल सही है। सी देखिए, अधिकारी वर्ग में भारतीय सैनिकों को शामिल किया जाने लगा था, तो सही नहीं है। जो अधिकारी थे उसमें वर्ग में भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। डी देखिए, सेना में भर्ती जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर किया जाने लगा था, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो 1857 की क्रांति के बाद सेना में जो भर्ती थी वो जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर की जाने लगी थी, बिल्कुल सही है। ये भी बिल्कुल सही है। सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का जो बढ़ा दिया गया था, मतलब यूरोपियों की संख्या सैनिकों में ज़्यादा होती थी, और यूरोपीय और सैनिक महत्व के स्थानों पर केवल यूरोपीय सैनिकों को ही तैनात किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशों ने किन्हें लड़ाकू जाति घोषित किया था? ये आपको बताना है। किन्हें लड़ाकू जाति घोषित किया था? पंजाबियों को, गोरखा को और पठानों को, बिहारियों को नहीं घोषित किया था। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशों ने किन्हें लड़ाकू जाति घोषित किया था? पंजाबियों को, गोरखा को और पठानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? डॉक्टर जो सत्येंद्रनाथ ठाकुर थे। सत्येंद्रनाथ ठाकुर थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में प्रशासन में अधिकार और उत्तरदायित्व के सारे पदों पर इंडियन सिविल सर्विस के सदस्य नियुक्त होते थे। 1863 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय थे वो सत्येंद्रनाथ ठाकुर थे, जो रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशों द्वारा भारतीय रजवाड़ों के संबंध में अपनाई गई नीति के संबंध में आपको बताना कौन सा कथन है जो सही है। आपको सही वाला बताना है। भारतीय राज्यों को हड़पने की नीति का त्याग कर दिया गया था, ए बिल्कुल सही है। बी देखिए, उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को मान्यता दी गई थी, दोनों ही कथन सही है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशों द्वारा भारतीय रजवाड़ों के संबंध में जो अपनाई गई थी रणनीति, उसके बारे में दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। भारतीय राज्यों को हड़पने की नीति को त्याग कर दिया गया था, और उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को भी मान्यता दी गई थी। क्या है इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1857 से पहले अंग्रेज भारतीय राज्य में हड़पने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। 1857 के विद्रोह के बाद ये नीति छोड़ दी गई। अनेक भारतीय शासक अंग्रेजों के वफादार ही नहीं रहे, बल्कि विद्रोह को चलने में भी उन्होंने सहायता की थी, और इन शासकों की वफादारी का ब्रिटिश सरकार ने इनाम इस घोषणा में के रूप में दिया कि उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को मान्यता दी जाएगी तथा भविष्य में उनके राज्य का कभी भी अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। देखिए, 1857 की क्रांति है, उसकी हार का मुख्य कारण क्या था कि जो बहुत सारे शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, और विद्रोह को कुचलने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1857 की क्रांति के दौरान जो ब्रिटिश शासक थे उन्होंने भारतीय शासकों को, जो राजा थे, उनको लालच दे दिया था कि जो भी उनसे छीने गए हैं वो मतलब
हड़प की नीति है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, उनका जो शासक है वो सुरक्षित रहेगा और उन्हें उत्तराधिकारी गोद लेने का भी अधिकार होगा। तो दोनों ही कथन सही हैं, ए और बी दोनों ही यहाँ पे सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिशों द्वारा 1858 के बाद अपनाई गई विधियों के बारे में, नीतियों के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन है जो असत्य, आपसे असत्य पूछा है। बांटो राज करो की नीति को आगे बढ़ाया था, बिल्कुल सही है। 1858 के बाद जो ब्रिटिश शासक थे उन्होंने बांटो राज करो की नीति को आगे बढ़ाया था। समाज सुधारकों का समर्थन करने की नीति को आगे बढ़ाया था, तो बी असत्य होगा, यहाँ पे बी असत्य है। सी देखिए, भारतीय राजाओं, जमींदारों और भूस्वामियों के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार की नीति अपनाई थी, तो ये भी सही है। ए और सी सही है यहाँ पे, लेकिन असत्य हमसे पूछा था, असत्य होगा यहाँ पे बी, बी असत्य है यहाँ पे, बी असत्य है यहाँ पे। देखिए, अंग्रेजों ने भारत पर विजय भारतीय शासकों को फूड का लाभ उठाकर और उन्हें एक दूसरे से लड़ाकर प्राप्त की थी। 1858 के बाद उन्होंने जनता के खिलाफ, राजाओं को, एक जाति के खिलाफ दूसरी जाति को और सबसे अधिक मुसलमानों के विरुद्ध हिंदुओं को खड़ा करके बांटो राज करो की नीति को जारी रखा था। और अंग्रेजों ने समाज सुधारकों की सहायता करने की पुरानी नीति छोड़ दी थी। उनका मत था कि समाज सुधार का कदम 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण था, इसलिए धीरे धीरे उन्होंने रूढ़िवादियों का पक्ष लेना शुरू कर दिया और समाज सुधारकों का समर्थन इन्होंने करना बंद कर दिया। अंग्रेजों ने भारतीयों के सबसे प्रतिक्रियावादी वर्ग जैसे राजाओं, जमींदारों, भूस्वामियों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इन वर्गों का ब्रिटिशों ने उभरते हुए जन आंदोलन में राष्ट्रवादी आंदोलन के खिलाफ उपयोग करने का भी प्रयास किया था। तो ए और सी यहाँ पे सही होगा, बी सही नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, 19वीं शताब्दी के बारे में ही क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिशों द्वारा शिक्षित भारतीयों के प्रति अपनाई गई शत्रुता की नीति के प्रमुख कारण क्या थे? ब्रिटिशों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करना, तो ये नहीं होगा ये। बी देखिए, ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी चरित्र का चरित्र विश्लेषण करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करना, या फिर आधुनिक कल कारखानों की स्थापना करना। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कौन सा कथन है जो सत्य होगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिशों द्वारा शिक्षित भारतीयों के प्रति शत्रुता अपनाई गई, उसके प्रमुख कारण क्या थे? ब्रिटिश शासन की साम्राज्यवादी चरित्र का विश्लेषण करना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करना। तो बी और सी यहाँ पे सही होगा, बी और सी सिर्फ यहाँ पे सही होगा। 1833 के बाद भारत सरकार ने आधुनिक शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया। 1857 के विद्रोह में शिक्षित भारतीयों के भाग न लेने पर अनेक अंग्रेज अधिकारियों ने उनकी प्रशंसा की, परंतु शिक्षित भारतीयों के प्रति यह अनुकूल सरकारी दृष्टिकोण जल्द ही बदल गया। इसका कारण है कि अनेक लोग हाल के नेक्स्ट देखिए, भारत में श्रम सुधार संबंधी पहला कानून इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 में बना। यह मुख्यतः किससे संबंधित था? ये था बाल श्रम सुधारों से था, बाल श्रम सुधार से था। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण क्या था? क्या कारण था वो आपको बताना है। तो वो था ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव। सी आंसर यहाँ पे सही होगा। 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश उद्योगपतियों पर दबाव था। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मजदूरों की दशा सुधारने के संबंध में 1881 में बना पहला इंडियन फैक्ट्री एक्ट तथा 1891 में बना दूसरा इंडियन फैक्ट्री एक्ट को किन औद्योगिक क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया था? किन औद्योगिक क्षेत्रों में लागू नहीं किया था वो आपको बताना है। कहाँ लागू नहीं किया था? चाय और बागान, कॉफ़ी के बागान में, चाय और कॉफ़ी के बागान में लागू कहाँ किया था? इस्पात उद्योग में, वस्त्र उद्योग में भी लागू किया था और चमड़ा उद्योग में। क्वेश्चन क्या पूछा था? भारतीय मजदूरों की दशा सुधारने के संबंध में 1881 में बना पहला इंडियन फैक्ट्री एक्ट तथा 1891 में बना दूसरा इंडियन फैक्ट्री एक्ट को किन औद्योगिक क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया था? तो लागू कहाँ नहीं किया गया था? चाय और कॉफ़ी के बागान में। कहाँ लागू किया गया था? इस्पात उद्योग में, वस्त्र उद्योग में और चमड़ा उद्योग में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का जो मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है चार्ल्स मैडकॉफ को। चार्ल्स मैडकॉफ को कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता।
1878 में लॉर्ड लेटन द्वारा लागू किए गए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के संबंध में आपको बताना कौन सा कथन है जो सही है। इस कानून के द्वारा भारतीय प्रेस की आज़ादी पर कड़ी पाबंदी लगाई गई थी। ये बिल्कुल सही है। यह कानून मुख्यतः अमृत बाजार पत्रिका के लिए लगाया गया था, तो ये भी सही है। ए और बी यहाँ पे सही होगा, सी सही नहीं होगा। इस कानून के द्वारा भारतीय रजवाड़ों की आलोचना पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो ये सी सही नहीं होगा। ए और बी यहाँ पे सही है। ए और बी सही है, सी सही नहीं होगा। आंसर होगा यहाँ पे ए और बी। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों को नेपाल के साथ युद्ध करने के बाद किन क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त हुए थे, वो आपको बताना है। किन क्षेत्रों पर प्राप्त हुए थे? गढ़वाल और कुमायूं में। भारत को नेपाल के साथ युद्ध के बाद किन क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त हुए थे? तो गढ़वाल और कुमायूं, सिक्किम और मंसूरी। अरुणाचल पर नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, येडाबू की संधि किसके बीच हुई थी? जो येडाबू की संधि हुई थी वो किसके बीच हुई थी? ब्रिटिश और बर्मा के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? ब्रिटिश और बर्मा के बीच हुई थी। डी आंसर बिल्कुल सही होगा। जो येडाबू की संधि थी वो किसके बीच हुई थी? ब्रिटिश और बर्मा के बीच हुई थी। नेक्स्ट देखिए, 19वीं सदी में बर्मा और ब्रिटिश भारत के टकराव के जो प्रमुख कारण थे वो कौन सी थी? सीमा संबंधी झड़प थी। ए बिल्कुल सही है। ब्रिटिश व्यापारियों की बर्मा के जंगली संसाधनों पर नजर और ब्रिटिश वस्तुओं के लिए बर्मा का बाजार, तीनों ही बिल्कुल सही होगा। 19वीं सदी में बर्मा और ब्रिटिश भारत के टकराव के जो प्रमुख कारण थे कौन कौन सी थी? सीमा संबंधी झड़प था, ब्रिटिश व्यापारियों की बर्मा के जंगली संसाधनों पर नजर और ब्रिटिश वस्तुओं के लिए बर्मा का बाजार। तो ये उपरोक्त सभी यहाँ पे आंसर होगा। चारों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी आंसर होगा। चारों कथन बिल्कुल सही है। ब्रिटिश भारत की सरकार का अफगानिस्तान के साथ संघर्ष करने का प्रमुख उद्देश्य था। क्या था? भारत सरकार का अफगानिस्तान के साथ संघर्ष का मुख्य उद्देश्य क्या था, वो हमें बताना था। क्या था? रूस की सामरिक चुनौतियों का सामना करना तथा मध्य एशिया में ब्रिटेन के व्यापारिक हितों को बढ़ावा देना। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अफगानिस्तान के साथ भारत की ब्रिटिश सरकार के 2 युद्ध हुए। ब्रिटिश दृष्टिकोण से अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। रूस की ओर से संभावित सामरिक चुनौती का सामना करना तथा मध्य एशिया में ब्रिटेन के व्यापारिक हितों को बढ़ावा देने के लिए ये महत्वपूर्ण था। तो ये आज हमने हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। देखिए, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर आपके रीट एग्जाम के लिए, केवीएस एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे 4 चैनल हैं, 3 और चैनल है और टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके लिखिए। थैंक यू।